नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। रूस, जापान, चीन, अमेरिका से सटे समंदर से आ रही टिक टिक की आवाजें और दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिकों का दिल कर रहा है धक धक। तो क्या किसी महाविनाश की ओर बढ़ रही है दुनिया, या फिर फटने वाला है न्यूक्लियर टाइम बम? आखिर क्या है रूनेट डोम, देखिए एक रिपोर्ट। नीले समंदर के बीच भारी विपदा है आई। चारों तरफ परमाणु शमशान की आफत छाई। रूनेट डोम बना दुनिया का न्यूक्लियर टाइम बम। कंक्रीट की परत इसकी बेहद ही है कम। लहरें मारती हैं ढांचे पर अब तेज शोर। जहर लीक होता जाता है चारों ही ओर। घुलता जा रहा समंदर में रेडियो एक्टिव पानी। भारी पड़ रही अमेरिका की यह क्रूर मनमानी। छोटे से देश का बना झीका जंजाल। बीमारियां फैलने से जनता का है बुरा हाल। दूषित मछलियां जो भी बेकसूर लोग खाएंगे, कैंसर जैसी भयानक महाविपत्ति वो पाएंगे। प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद रूनेट डोम नाम का एक विशालकाय कंक्रीट का गुंबद इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक महाविनाशकारी न्यूक्लियर टाइम बम बन चुका है। अमेरिका ने दशकों पहले मार्शल आइलैंड्स पर 67 खतरनाक परमाणु परीक्षण किए थे, जिसका रेडियो एक्टिव कचरा और प्लूटोनियम को छुपाने के लिए एक ढांचा बनाया गया। अब इस ढांचे में दरारें आ चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज और समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से ये जानलेवा जहर लगातार रिसकर समंदर के पानी में मिल रहा है, जिससे न सिर्फ प्रशांत महासागर के दूषित होने का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि रूस, जापान, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों से सटे समंदर के जरिए परमाणु तबाही का साया मंडराने लगा है। ये ढांचा शुरू से ही अस्थायी था। अमेरिका ने बिना बॉटम लाइनर के कचरा भरकर बड़ी कानूनी और नैतिक लापरवाही की है, जिसका खामियाजा अब दुनिया भुगत रही है। प्रशांत महासागर में इस महाविनाशकारी खतरे को किसने हालत में छोड़ा? आखिर किसने बनाया था न्यूक्लियर वेस्ट पीट रूनेट डोम? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ऐसा टाइम बम टिक टिक कर रहा है, जिसके फटने से धरती पर भयानक परमाणु तबाही का खतरा मंडरा रहा है। रूस, जापान, चीन, अमेरिका जैसे देशों से सटे इस महासागर के ठीक बीचों बीच कंक्रीट का एक विशालकाय गुंबद बना हुआ है, जिसे रूनेट डोम कहा जाता है। इस गुंबद के नीचे कोई खजाना नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक और जानलेवा परमाणु कचरा भरा पड़ा है। सबसे डरावनी बात यह है कि दशकों पुराना एक कंक्रीट का ढांचा अब जगह जगह से दरकने लगा है, जिससे जहरीला रेडियो एक्टिव कचरा समुद्र के पानी में लीक होना शुरू हो गया है। प्रशांत महासागर में प्लूटोनियम का रिसाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर इस डोम के नीचे से रेडियोधर्मी तत्वों को बाहर खींच रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। अब तो आप भी सोचने लगे होंगे कि आखिर क्या है रूनेट डोम, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। अगर गूगल मैप्स पर जाकर रूनेट डोम सर्च करेंगे तो आपको नीले समंदर के बीच एक अजीब सा गोल ढांचा साफ साफ दिखाई देगा। ये गुंबद विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इस खूबसूरत दिखने वाले नीले समंदर के नीचे अमेरिका का वो काला इतिहास छिपा है, जिसने एक हंसते खेलते द्वीप को हमेशा हमेशा के लिए शमशान बना दिया। साल 1946 से 1958 के बीच अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 67 परमाणु बमों के परीक्षण किए थे। इनमें से कई परमाणु बम तो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से भी सैकड़ों ज्यादा गुना ताकतवर और विनाशकारी थे। आपको जानकर हैरत होगी कि अमेरिका ने मार्शल आइलैंड को बना दिया है परमाणु शमशान। अब सांसद में पड़ी है न जाने कितनी ही जान, क्योंकि इस परमाणु सनक की कीमत वहां के मासूम आदिवासियों को चुकानी पड़ी। इन महाविस्फोटों और परीक्षणों के लिए अमेरिका ने वहां के सुदूर द्वीपों पर रहने वाले 300 से ज्यादा स्थानीय लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया। उनके हरे भरे जंगलों और खूबसूरत समुद्र को देखते ही देखते बंजर और जहरीला बना दिया गया। सालों तक चले इन न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से वहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में इतना ज्यादा रेडिएशन फैल गया कि वहाँ इंसानों का रहना तो दूर, परिंदों का पर मारना भी नामुमकिन हो गया। जब साल 1977 आया तो अमेरिकी सेना ने इस फैले हुए जहर को समेटने की एक अजीबोगरीब प्लान बनाया। सेना के जवानों ने भारी मशीनों की मदद से 6 अलग अलग सबसे ज्यादा दूषित हो चुके द्वीपों से रेडियो एक्टिव मिट्टी, मलबे, इंसानी कचरे और प्लूटोनियम से बने सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। इस पूरे जहरीले कचरे को ले जाकर मार्शल आइलैंड के ही एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया, जो खुद एक परमाणु धमाके की वजह से बना था। अमेरिका ने कचरा तो छुपा दिया,
लेकिन जो तरीका अपनाया वो आज पूरी दुनिया के लिए जी का जंजाल बन चुका है। दुनिया को इस संकट में झोंकने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अमेरिकी जिम्मेदारों ने भी इसको बेहद हल्के से लिया, तभी तो कंक्रीट की मोटाई कम कर दी। और ये सब कैसे किया गया, आइए जानते हैं। अमेरिकी सेना ने इस विशाल परमाणु मलबे को ढकने के लिए कंक्रीट का एक गुंबद तैयार किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गुंबद की कंक्रीट की मोटाई सिर्फ 45 सेंटीमीटर रखी गई। उससे भी बड़ी लापरवाही ये थी कि इस गड्ढे के निचले हिस्से में किसी भी तरह का सुरक्षा लाइनर या कंक्रीट की कोटिंग नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो करोड़ों टन जानलेवा परमाणु कचरा बिना किसी सुरक्षा घेरे के सीधे समुद्र के नीचे मौजूद खोखली और झरझरी कोरल चट्टानों पर टिका हुआ है। समंदर का पानी नीचे से इस कचरे को लगातार छू रहा है और सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर ही पूरा प्रशांत महासागर उफन रहा है। इसके बाद साल 1986 में अमेरिका ने एक और बड़ा दांव खेला। उसने मार्शल आइलैंड्स को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और उसे आज़ादी दे दी। लेकिन आज़ादी के उस दस्तावेज के साथ अमेरिका ने वहां की सरकार को एक ऐसा तोहफा दिया जो सिर्फ और सिर्फ मौत मांट रहा था। आज़ादी मिलने के बाद भी वो परमाणु प्रदूषण वहीं रहा, बदला तो सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी का हाथ। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस पूरे जहरीले मलबे की जिम्मेदारी नए और छोटे से देश मार्शल आइलैंड्स के मत्थे मढ़ दी और खुद साफ बचकर निकल गया। जापान और चीन के तटीय समुद्र इस खतरे के सीधे निशाने पर है। यदि रूनेट डोम पूरी तरह ढह जाता है तो समुद्री धाराओं के माध्यम से रेडियो एक्टिव जहर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैल जाएगा। आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि इस रूनेट डोम की छत पर बड़ी बड़ी और गहरी दरारें साफ साफ देखी जा सकती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ऊंची ऊंची लहरें इस कमजोर हो चुके कंक्रीट के ढांचे से टकरा रही हैं। हालिया वैज्ञानिक जांचों और रिसर्च में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गुंबद के अंदर बंद रेडियो एक्टिव मटेरियल अब रिसकर बाहर आ रहा है। इस जानलेवा जहर सीधे उस लैगून के पानी में मिल रहा है जहां आज भी स्थानीय मछुआरे अपने गुजारे के लिए मछलियां पकड़ते हैं। वहां पकड़ी जाने वाली मछलियों और समुद्री जीवों के शरीर में प्लूटोनियम जैसे खतरनाक तत्वों के अंश मिलने लगे हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में कैंसर और कई अजीबोगरीब बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ये कोई हादसा या एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी लापरवाही थी, जिस पर दशकों पहले किसी अधिकारी ने कागजों पर दस्तखत करके हरी झंडी दी थी। अगर ये गुंबद पूरी तरह टूट जाता है तो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए दूषित हो जाएगा, जिसका खामियाजा सिर्फ मार्शल आइलैंड्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये मामला वैश्विक सुरक्षा और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। परमाणु कचरे को इस तरह लावारिस छोड़ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक बड़ी गैर जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में रूनेट डोम किस हालत में है, आइए लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों और हालिया शोधों के अनुसार रूनेट डोम की दरारों से प्लूटोनियम और अन्य रेडियोधर्मी तत्व रिसकर प्रशांत महासागर के लैगून तटीय समुद्र के पानी में घुल चुके हैं। वहां की मछलियां और समुद्री जीवों के शरीर में इसके अंश पाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में रहने वाले जीवों या भीत मनुष्य में अथवा पानी में रेडिएशन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। इसको लेकर जानकारों की क्या राय है। जानकारों की माने तो इस रूनेट डोम की दीवारें सिर्फ 45 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई थी, जो धीरे धीरे बेहद कमजोर हो चुकी हैं। इससे रेडिएशन का रिसाव भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसे में जहां तक समुद्री जल में रेडिएशन की सुरक्षित और खतरनाक मात्रा का सवाल है, इसे आमतौर पर बेकरल प्रति लीटर में मापा जाता है। बेकरल यह बताता है कि प्रति सेकंड पदार्थ में से कितने परमाणु टूट रहे हैं और रेडिएशन निकाल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों के अनुसार इसकी मात्रा और खतरे के स्तर को इस प्रकार समझा जा सकता है। प्लूटोनियम 239 का आधा जीवन 24,100 वर्ष का है। इसका मतलब है कि यह जहर सदियों तक खत्म नहीं होगा। कंक्रीट की 45 सेंटीमीटर की दीवार इसे कभी नहीं रोक पाएगी। रेडिएशन काफी खतरनाक होता है, चाहे वो खाने पीने की चीजों में हो या फिर फलों या मछलियों में। इसकी कितनी मात्रा कोई नुकसान नहीं करती, आइए इसे भी समझ लेते हैं। बैकरल प्रति लीटर है इसकी माप। 1 बैकरल से कम समुद्र के पानी में सामान्य, 10 बैकरल तक पानी पीने के लिए, 100 से 500 बैकरल होती है चिंताजनक, 1000 बैकरल से ऊपर यह स्तर अत्यंत विनाशकारी।
कितनी मात्रा सामान्य और सुरक्षित? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के पानी में कितना रेडिएशन सामान्य होता है, कितना चिंताजनक और कितना बेहद खतरनाक। आइए इसे भी लगे हाथ समझ लेते हैं। असल में 1 बैकरल से कम या समुद्र के पानी का सामान्य बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर माना जाता है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। प्रकृति में पोटेशियम 40 जैसे तत्व समुद्र में पहले से होते हैं। 10 बैकरल तक पीने के पानी के लिए WHO का मानक 10 बैकरल तक सुरक्षित मानता है। समुद्र के पानी में भी यह स्तर इंसानों या मछलियों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। 100 से 500 बैकरल तक यह स्तर चिंताजनक और खतरनाक माना जाता है। यदि समुद्र के पानी में रेडिएशन इस स्तर पर पहुंच जाए तो समुद्री जीवों, मछलियों और कोरल के DNA में बदलाव होने लगता है। ऐसी मछलियों को खाने से इंसानों में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। 1000 बैकरल से ऊपर यह स्तर अत्यंत विनाशकारी और जानलेवा है। फुकुशिमा परमाणु हादसे या रूनेट डॉम जैसी जगहों के ठीक पास के पानी में जब ऐसा स्तर देखा जाता है तो यह पूरे समुद्री इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। इस पानी के संपर्क में आने या यहाँ की मछली खाने से गंभीर रेडिएशन सिकनेस, अंगों का फैल होना और तत्काल या कुछ ही समय में कैंसर से मौत हो सकती है। जापान और चीन की तटीय समुद्र इस खतरे के सीधे निशाने पर हैं। यदि रूनेट डॉम पूरी तरह ढह जाता है तो समुद्री धाराओं के माध्यम से यह रेडियो एक्टिव जहर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में फैल जाएगा। रूनेट डॉम का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर यह कंक्रीट का ढांचा पूरी तरह ढह गया तो आसपास के समंदर का रेडिएशन स्तर सबसे खतरनाक श्रेणी को भी पार कर जाएगा। इसी क्षेत्र में टूना मछलियां पाई जाती हैं। ऐसे में अगर इन्हीं रेडिएशन वाली मछलियों को लोग खरीद कर खाएंगे तो निस्संदेह उनको कैंसर का तोहफा मिलेगा। ऐसे में सावधान रहने की खास जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो एशियन न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।